दुनिया के बहुत से देश अपनी सैन्य शक्ति का बखान करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन सबकी सेनाएं सच में महाशक्तिशाली हों। जहां कुछ देश अपनी बड़ी सेनाओं का खर्च नहीं उठाना चाहते, वहीं कुछ अपनी धरती पे किसी भी सैन्य बल की मौजूदगी के खिलाफ होते हैं और इसके नतीजे अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं। तो दुनिया के किन देशों की सेनाएं सबसे कमजोर हैं, आइए मिलकर पता करते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया। आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया कहा जाने वाला ये छोटा सा देश बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसका साइज ऐसे समझिए कि यूएसए में 380 नॉर्थ मैसेडोनिया फिट हो जाएं और उतनी सी जगह में करीब 20 लाख नागरिक रहते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूएसए का डिफेंस बजट इस देश के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा से मेरा मतलब है कि 7000 गुना। नॉर्थ मैसेडोनिया अपनी सेना पे हर साल करीब $108 मिलियन खर्च करता है, जो इसकी जीडीपी का महज 0.85% है। यूरोपीय औसत 1.3% और अमेरिका के 3.4% के मुकाबले ये आंकड़ा बेहद कम है। ये ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि मैसेडोनिया का अपने पड़ोसी मुल्क अल्बानिया से विवाद का लंबा इतिहास रहा है। फिर भी इतनी सी रकम में रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया की आर्मी ने एक छोटी सी थल और वायु सेना तैयार कर ली है। समुद्र से दूर होने की वजह से उनके पास नौसेना तो नहीं है, लेकिन 14 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और 4 अटैक हेलीकॉप्टर जरूर है। घबराइए मत, ये देश दुनिया पे कब्जा नहीं करने वाला, क्योंकि इनकी सेना में सिर्फ 13,000 सदस्य हैं, जिनमें से 5,000 तो रिजर्व में रखे जाते हैं। आखिर जंग में संख्या ही तो बल होती है। वैसे मैसेडोनिया वाले अपनी सेना पे भले ही कम खर्च करते हो, पर ये सही जगह पर खर्च करते हैं। हर साल क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज को एक सैन्य हेलीकॉप्टर में बैठाकर स्कॉप्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उसके बाद सेंटा को अपने आगमन की घोषणा के लिए बस एक रॉकेट फायर करना होता है और मैसेडोनिया की सैन्य शक्ति को झट से 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। बोस्निया और हर्जेगोविना। कहते हैं कि हीरा जबरदस्त दबाव में पैदा होता है, लेकिन ये बात बोस्निया और हर्जेगोविना के सैन्य बलों पर लागू नहीं होती। दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित इस देश की सेना का जन्म 1992 के बोस्निया युद्ध के दौरान हुआ था। समय और संसाधनों की कमी के चलते हर तरह के लोगों को इस सेना में शामिल कर लिया गया, जिनमें कुछ अपराधी गिरोह भी शामिल थे। 2000 के दशक की शुरुआत में कई सुधारों के बावजूद चीजों में कोई खास बदलाव नहीं आया। बोस्निया के पास मात्र 12 मील लंबी एक छोटी सी तटरेखा तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने नौसेना नहीं बनाई। उनकी वायु सेना में मात्र 19 हेलीकॉप्टर हैं, पर कहा जाता है कि उनमें से किसी को भी रक्षा के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। इस देश के पास जो भी थोड़ी बहुत सैन्य शक्ति है, उसका श्रेय यहाँ की थल सेना को जाता है, जिसमें 10,500 सक्रिय सदस्य हैं। यहाँ 6,000 रिजर्व सदस्यों का भी प्रावधान है, पर असल दुनिया में उनका कहीं अता पता नहीं है। साइज में छोटी होने के बावजूद बोस्निया की सेना के पास $165 मिलियन का अच्छा खासा बजट होता है। जल्दी जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया कि इतनी छोटी सेना होने के बाद भी इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। साल 2012 में प्रेसिडेंसी चेयरमैन मिलोरेक डोडिक ने सेना को भंग करने की बात कही, क्योंकि इसमें खूब पैसे भी खर्च होते थे और कोई खास रिजल्ट भी नहीं मिलता था। खैर, सेना भंग होने से तो बच गई, लेकिन जब खुद की ही सरकार किसी सेना को यूजलेस बताने लगे तो फिर काहे की महाशक्ति भाई। सूरीनाम पिछले 40 सालों में एक नहीं बल्कि दो तख्ता पलट और एक गृह युद्ध झेल चुका है, जिसके चलते वहाँ की सेना अपने घुटनों पर आ चुकी है। साउथ अमेरिका में डच भाषा का प्रयोग करने वाले इस इकलौते देश के पास मिलिट्री बोट्स, एरोप्लेन्स और यहाँ तक की कारों की भी भारी कमी है, और जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो काफी पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। सूरीनाम की सेना में मात्र 1850 सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें देश की 6 लाख की आबादी में से चुना गया है। उपकरणों की भारी कमी न होती तो ये सेना छोटे स्तर पर कारगर साबित हो सकती थी। यहाँ की वायुसेना में फिलहाल सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर हैं। इसी तरह नौसेना और कोस्ट गार्ड में भी काफी लंबे समय तक सिर्फ 3 पेट्रोल बोट थीं, जिन्हें 70 के दशक में खरीदा गया था। 2010 आते आते वे भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रही और उन्हें सेवा से निकाल दिया गया, जिसके बाद साल 2012 में 3 नई बोट्स खरीदी गयी। तब से सूरीनाम की सेनाएं दूसरे देशों द्वारा भेंट में दिए गए सामानों से काम चला रही हैं, क्योंकि बार बार तख्ता पलट और आंतरिक संघर्षों की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था तार हो गई है। मात्र $63 मिलियन के बजट में जाहिर है सेना का हाथ तंग ही रहा होगा। इतने में तो एक F-35 फाइटर जेट भी नहीं मिलेगा भाई, और बिना जेट के आप दुश्मनों पर आखिर हावी कैसे होंगे। खैर, क्या किया जाए, तब तक दफ्ती के कटआउट से ही जहाज बनाकर काम चलाइए। सोमालिया। 1991 में सरकार का तख्ता पलट किए जाने के बाद से अफ्रीकी देश सोमालिया लगातार गृह युद्ध की चपेट में रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसी परिस्थितियों में एक सेना संगठित करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो सोमालिया की आधिकारिक सेना में 20,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन ये संख्या देश की 1.5 करोड़ आबादी के सामने कुछ भी नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि सेना के 100 आर्म्ड व्हीकल और 10 टैंक्स देश की सीमाओं की रक्षा करने के बजाय नागरिकों द्वारा खड़ी की गई समस्याओं से जूझते रहते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसे में कोई दूसरा देश सोमालिया पर हमला कर दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अफ्रीकी मुख्य भूमि पर स्थित देशों में सबसे लंबी तटरेखा होने के बावजूद 2012 तक सोमालिया की नौसेना का वजूद ना के बराबर था, क्योंकि भीषण गृह युद्ध ने देश के लगभग सभी संस्थानों को
को तबाह कर दिया था। तब यूएई ने आगे आकर सोमालिया की नौसेना को पैसे मुहैया कराने का फैसला किया, लेकिन विदेशी मदद के बाद भी सोमालिया का रक्षा बजट महज 62.2 मिलियन डॉलर है। तुलना के लिए बता दें कि यूएसए का रक्षा बजट सोमालिया के बजट का 12,000 गुना या 750 अरब डॉलर है। पता है, अमेरिका में हर चीज कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, लेकिन ये आंकड़ा फिर भी बहुत ज्यादा है। भूटान, आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ भूटान कहा जाने वाला ये छोटा सा दक्षिण एशियाई देश अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षुओं और मठों के लिए जाना जाता है। ये अलग बात है कि दोनों का हुलिया उतना ही दिलचस्प है। चारों ओर जमीन से घिरा हुआ 15,000 वर्ग मील क्षेत्रफल वाला ये देश अमेरिका के मैरीलैंड राज्य से भी छोटा है और वहाँ की सेना में सिर्फ 7,000 सदस्य हैं। तट रेखा न होने की वजह से नौसेना का तो सवाल ही नहीं उठता। पर भूटान को टैंकों की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए उनके पास 2 हेलीकॉप्टर और 27 आर्म्ड व्हीकल हैं। और 2010 में जब भूटान ने अपने इतिहास का पहला युद्ध लड़ा तो वे बहुत काम आए। पड़ोस में स्थित भारत में बेस्ड अलगाववादियों के एक छोटे से समूह से लड़ते वक्त इनकी सेना में सिर्फ 6,000 लोग थे, जिसके चलते उग्रवादियों से निपटने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अभाव और पूरी तरह से पहाड़ों पर बसे होने का फायदा ये होता है कि कोई भी विदेशी ताकत भूटान पे कब्जा नहीं करना चाहती। आप रक्षा की कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? ताकतवर सेना बनाना या अपनी हालत ऐसी बनाना कि कोई कब्जा ही ना करे? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। कोस्टा रिका, सुनने में ये कितना भी आश्चर्यजनक क्यों ना लगे, पर रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका पिछले 70 सालों से बिना किसी सैन्य बल के अपना काम करता आ रहा है। 1948 में भीषण गृह युद्ध खत्म होने के बाद वहाँ की सेना को बर्खास्त कर दिया गया था ताकि सरकारी बल भविष्य में फिर कभी अपने ही नागरिकों के खिलाफ हथियार न उठाएं। सेना की जगह पब्लिक फोर्स ऑफ कोस्टा रिका नाम का एक बल तैयार किया गया, जिसमें सिविल गार्ड और एयर विजिलेंस सर्विस नाम के संगठन शामिल थे। इस बल में करीब 12,000 सदस्य हैं, जिनका मेन काम है कानून व्यवस्था स्थापित करना, ड्रग्स और नशे की रोकथाम करना और देश की सीमाओं पर गश्त करना। लेकिन इस बल के पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। साल 2018 तक देश की 800 मील लंबी तटरेखा पर गश्त करने के लिए उनके पास मात्र 70 साधारण सी बोट्स थी। शुक्र है अमेरिका ने साल 2018 में कोस्टा रिका को 3 पेट्रोल बोट, 2 इंटरसेप्टर और 4 हेलीकॉप्टर दान दिए थे, पर उनमें से कोई भी सशस्त्र नहीं है। खैर, दूसरे देशों द्वारा दिए गए सामान पर निर्भर रहने के बावजूद सेना न होने के अपने अलग ही फायदे हैं। महंगे सैन्य उपकरण, ट्रेनिंग और तनख्वाह वगैरह के पैसों को बचाकर कोस्टा रिका अपनी जीडीपी का करीब 7% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। यह आंकड़ा अमेरिका के 5% और संयुक्त अरब अमीरात के 1.3% के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। सैन्यकरण के बजाय शिक्षा पे इतने पैसे खर्च करने के पीछे मकसद है जनता को जागरूक बनाना और देश में स्थिरता बरकरार रखना ताकि दूसरे गृह युद्ध से बचा जा सके। बाहुबल के हिसाब से कोस्टा रिका भले ही कमजोर हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे एक बहुत ही समझदार मुल्क हैं। पनामा, अपनी बेहद महत्वपूर्ण नहर के लिए मशहूर देश पनामा ने कोस्टा रिका के उदाहरण का पालन करते हुए 1990 में अपनी सेना को बर्खास्त कर दिया था। दशकों तक एक सैन्य तानाशाही के शासन तले रहने के बाद वहाँ की उत्तराधिकारी सरकार ने सेना को बर्खास्त करके उसकी जगह पैनेमियन पब्लिक फोर्सेस का गठन किया। इस बल में नेशनल पुलिस, एविएशन, नौसेना और सीमा सुरक्षा दल शामिल है, जिनमें से कुछ के पास तकनीकी तौर पर युद्ध करने की क्षमता है, लेकिन उन पर कड़ी लगाम लगा के रखा जाता है। देश की 38 लाख जनसंख्या के मुकाबले इसकी सेना में महज 10,000 सक्रिय सदस्य हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग पे स्थित होने के बावजूद पनामा की नौसेना में सिर्फ 33 बोट हैं, जिनमें से 16 बोट तो सिर्फ गश्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। देश के वायु समूह के पास भी कोई संसाधनों की भरमार नहीं है। इस दल में सिर्फ 23 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से कई तो एम्बुलेंस सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अंत में आते हैं फाइटर जेट्स, पनामा की सेनाओं में जिनकी संख्या कुल मिलाकर 0 है। नॉर्थ कोरिया जैसे देशों तक की सेना के पास फाइटर जेट तो होता ही है, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो नॉर्थ कोरिया का पनामा से कोई मेल नहीं है। कोरिया सैनिकरण के मामले में कहीं ज्यादा आगे है। अपनी जीडीपी का 1/4 हिस्सा रक्षा पे खर्च करता है। गोला बारूद और हथियारों के मामले में बेहतर होने के बावजूद उत्तर कोरिया की बीचेस ऐसी दिखती हैं, वहीं पनामा की बीचेस कुछ ऐसी। मैंने तो सोच लिया है कि मुझे कहां पर रहना है, और वहां ना तो फाइटर जेट्स होंगे और ना ही ये बंदा। मॉरिशस, हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मॉरिशस अपने खूबसूरत बीचेस और रीफ्स के लिए जाना जाता है, ना कि अपनी सैन्य शक्ति या उसके अभाव के लिए। सब सहारन अफ्रीका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद 12 लाख की आबादी वाले इस देश की सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती, जिससे इस पर आक्रमण का कोई खतरा नहीं है। मॉरिशस को अपनी सीमाएं बढ़ाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए 1968 में ब्रिटिश राज से आजाद होने के बाद से अब तक इस देश को कभी भी सक्रिय या रिजर्व सेना को तैयार करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। पर हाँ, उनके पास 12,500 सदस्यों वाली मॉरिशस पुलिस फोर्स जरूर है, जो दंगा नियंत्रण से लेकर तटीय गश्त तक का हर काम का जिम्मा उठाती है। मॉरिशस पर दुश्मनों से ज्यादा टूरिस्ट द्वारा कब्जा किए जाने का खतरा मंडराता है, इसलिए वहाँ का रक्षा बजट मात्र $22 मिलियन है। यह आंकड़ा देश के जीडीपी का मात्र 0.15% है। पुलिस में 1400 सदस्यों वाला एक अर्धसैनिक दस्ता होने के बाद भी मॉरिशस ने सिर्फ 6 पुलिस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और 3 पेट्रोल बोट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। कोस्ट गार्ड को ही मॉरिशस की नौसेना समझ लीजिए, जिसमें मात्र 15 पेट्रोल और स्ट्राइक बोट हैं। इनमें से कई बोट्स तो यूएसए ने गिफ्ट की थी। तो आराम से रहिए, मॉरिशस दुनिया पे कब्जा नहीं करने वाला भाई। वैसे जान लीजिए कि उनके पास 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 मोटार भी हैं, सो अकेले ही तख्ता पलट करने ना पहुंच जाइएगा। मैं
बताऊं आपके लिए सबसे सेफ क्या रहेगा? लाइक और सब्सक्राइब बटन पे हमला कर दीजिए और इन्हें कस के हिट कीजिए। काम हो जाए तो इसे आप अपनी सबसे जबरदस्त जीत में गिन सकते हैं। आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या NATO सैन्य गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद आइसलैंड के पास 1800 के दशक के बाद से कभी भी सक्रिय रिजर्व सेना नहीं रही। ये शांति प्रिय देश बहुत ही धनवान है और पैसे और मैन पावर से नेटो की मदद करता है, इसलिए आइसलैंड की धरती पर आपको सैनिक मार्च कभी नहीं दिखेगा। इस मदद के बदले नेटो आइसलैंड को सैनिक मुहैया करवाता है जिनकी ड्यूटी समय समय पर बदलती रहती है। सो आइसलैंड में नजर आने वाले सभी सैनिक बंदूकधारी मेहमानों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस वजह से आइसलैंड का रक्षा बजट बहुत ही कम होता है। देश की 25.88 अरब डॉलर की GDP का मात्र 0.07%। इस अदनी सी रकम का ज्यादातर हिस्सा कोस्ट गार्ड पे खर्च होता है, जो कि 120 सदस्यों से बनी हुई एक छोटी सी संस्था है। फिर भी कोस्ट गार्ड आइसलैंड के समुद्री हितों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से प्राप्त मछलियों पर निर्भर होता है। इसके महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि टापू के शांति प्रिय लोग 50 और 60 और 70 के दशक में मछली पकड़ने के विवादित इलाकों को लेकर ब्रिटेन से शीत युद्ध लड़ चुके हैं। युद्ध का मतलब ये नहीं कि दोनों देश आपस में लड़ गए। आइसलैंड की जीत एक राजनीतिक जीत थी, क्योंकि बात अगर मारपीट पे आती तो इस छोटे से टापू की सूक्ष्म नौसेना या कोस्ट गार्ड पानी के बाहर किसी कबाड़ खाने में पड़े होते। लग्जमबर्ग जमीन से घिरा नन्हा सा देश लग्जमबर्ग यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से सीमाएं बनाता है। भले ये देश एक टैक्स हेवन के रूप में मशहूर हो, पर ये सिर्फ टैक्स विवादों से दूर नहीं रहता। एक तो छोटा सा साइज, उस पर 6 लाख की आबादी में 40% लोग विदेशी। ऐसे में यहाँ की सेना के बारे में ज्यादा ना ही कहा जाए तो बेहतर रहेगा। जमीन से घिरा होने की वजह से लग्जमबर्ग में नौसेना तो बन नहीं सकती, पर हाँ 2 मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर से लैस एक छोटी सी वायुसेना जरूर है। सेना पे बेतहाशा पैसा उड़ाने वाले देश जरा अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि लग्जमबर्ग के रक्षा बजट की तंगी का असली मुजाहरा तो वहाँ की थल सेना से होता है, जिसमें कुल मिलाकर 939 सदस्य हैं। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि उन 939 लोगों में से सभी सैनिक नहीं है, बल्कि 137 सिविल स्टाफ, 81 अधिकारी और 54 म्यूजिशियन है। इनफैक्ट सेना में म्यूजिशियंस की संख्या 428 सैनिकों की कमान संभालने वाले नायकों की संख्या से ज्यादा है। यानी अगर फ्रांस या जर्मनी की नियत कभी लग्जमबर्ग पे खराब हो भी जाए तो बस यही उम्मीद की जाए कि व्हेन द सेंट्स कम मार्चिंग इन गाने का आघोष उन दोनों देशों को लग्जमबर्ग पे कब्जा करने से रोक लेगा। मोनाको देश के राजवंश, कैसीनो और सालाना फार्मूला 1 रेस पे जबरदस्त पैसे खर्च करने वाला मोनाको अपनी सेना पे कोई खास रकम खर्च नहीं करता। देश की 32% आबादी के लखपति होने के बावजूद दुनिया के दूसरे सबसे छोटे देश मोनाको के पास कोई नियमित सेना नहीं है। देश की रक्षा से जुड़े ज्यादातर अहम मुद्दे पड़ोसी देश फ्रांस के जिम्मे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े भाई फ्रांस की मदद के बिना मोनाको एकदम असहाय पड़ जाएगा। इस संप्रभु देश के पास 2 छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां हैं, जिनमें से एक है वहाँ के राजा और जजों की रक्षा करने वाली राइफल कंपनी ऑफ द प्रिंस, और दूसरी है नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन के लिए जिम्मेदार कोर ऑफ सैपर्स एंड फायर फाइटर्स। देश की सेना में सदस्यों की कुल संख्या 260 है, जिसमें से 140 तो अग्निशमन का काम करते हैं, यानी कुल बचे 124 सैनिक, जिन्हें ज्यादातर खास मौकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सेना से निपटने के लिए तो गधे पर सवार बंदूक से लैस एक अकेला आदमी काफी है भाई। आपको बता दें कि मोनाको की सेना की सबसे बड़ी कमी छोटा आकार नहीं, बल्कि सैनिकों की अजीब से दिखने वाली यूनिफॉर्म है। वैसे इससे भी बुरी यूनिफॉर्म है दुनिया में। यकीन ना हो तो वेटिकन के स्विस गार्ड या ईरानी सेना की ये कैमो परेड ही देख लीजिए। ऐसी ड्रेस से अच्छा तो ये रहेगा कि कोई भी सेना ना ही बनाए। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या देश की रक्षा के लिए एक बड़ी सी सेना का होना जरूरी है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।